हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारा लीगल स्टडी। 8 यूनिट हम करते हैं अपनी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2500 साल पहले ही इसका जो ओरिजिन है डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट का वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, एथेंस सिटी में। तो एक ग्रीक ओरिजिन में अगर हम इसका वर्ड देखने चलें तो डेमोक्रेसिया एक ग्रीक ओरिजिन वर्ड है। तो उससे ही डिराइव हुआ है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसिया को अगर हम तोड़ें तो डेमो मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। तो साफ है कि लोगों का पावर या लोगों की जो पावर है उसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिबेटेड इशू है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि अलग अलग अगर हम बात करें जैसे मार्क्सिस्ट ने अलग तरीके से डेमोक्रेसी के बारे में बोला है। ठीक है, और क्लासिकल डेमोक्रेसी अलग है, तो वो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो जस्ट सिंपल सा इंट्रोडक्शन में जो हम समझेंगे कि वो यही है कि ये मोस्ट डिबेटेड इशू है। अलग अलग थिंकर्स के लिए डेमोक्रेसी का मतलब अलग है। फिर अगर हम बात करें मेजरली इसको बांटें तो 3 टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हम इसको ले सकते हैं: डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव और डेलिब्रेटिव। ठीक है, इसमें अगर आगे हम और चलें तो देखो, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ना डेमोक्रेसी को लेके, वो क्या है कि कई बार लिबर्टी और इक्वालिटी में जो दुनिया है वो इसको सोल्व नहीं कर पाती कि मीन्स किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दें। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश मतलब जो ब्रिटिशर हैं, ठीक है, वो अगर हम बात करें वो ज़्यादातर फोकस करते हैं लिबर्टी पे। तो वो मोर इंपॉर्टेंस किसको देखें? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम को। लेकिन वही फ्रेंच अगर लोगों का ट्रेडिशंस हम देखें तो वो सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं किसको? इक्वालिटी को। तो यहाँ पे बात सिंपल है, इंट्रोडक्शन में ही वो ये कहना चाह रहा है कि मोस्ट डिबेटेड इसलिए भी है क्योंकि अलग अलग सोसाइटीज़ के लिए अलग अलग मतलब है डेमोक्रेसी का। जैसे इंग्लिश लोगों के लिए, उनके लिए जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो सबसे ऊपर है, वो टॉप मोस्ट पे है। ठीक है, और फ्रेंच लोगों के लिए जो लिबर्टी और फ्रीडम की बजाय इक्वालिटी सबसे टॉप मोस्ट पे है। फिर दूसरा अगर हम बात करें कि दो टाइप की लिबर्टी होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? देखो, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम, और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू। इसका मतलब क्या? बेसिक सी चीज़ समझ लो। मान लो कोई आपसे ये कह रहा है कि मुझे फैमिली से भी कोई मुझे रोक टोक ना हो, सोसाइटी से भी ना हो, सरकार से भी कोई रोक टोक ना हो। इसका मतलब आप ध्यान से देखो, आप क्या कह रहे हो कि मुझे फैमिली ना रोके, सरकार ना रोके। तो ना रोके मीन्स आप दूसरे लोगों को चाह रहे हो कि वो हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं। ठीक है, तो ये नेगेटिव लिबर्टी की डिमांड हुई। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू। तो फ्रीडम टू मतलब क्या? तो आप कह रहे हैं कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ, मैं अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाऊँ, मैं अपने आप को डेवलप करूँ, एजुकेशन बेहतर मैं गेन करूँ। तो इसमें भाव में क्या है कि आपकी खुद से फाइट है, आप खुद में चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं, बाहर से किसी से आपको कोई मतलब नहीं है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो टाइप की लिबर्टी है। कुछ लोग हैं वो नेगेटिव लिबर्टी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मीन्स वो चाहते हैं कि बाहर से उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव लिबर्टी को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। वो उनका कहना है कि बाहर से कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी बाधाएं, कुछ भी हो जाए, हमें खुद के अंदर चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक डिबेट के अंदर ही उसमें आता है। दूसरा अगर हम बात करें कि कई बार आपको पता ही है जैसे इंडिविजुअल राइट को लेके, ठीक है, सेम अगर हम बात करें कि कई बार और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे माइनॉरिटी के राइट कैसे हों, किस तरीके से हों। तो ये कुछ डिबेटेड, ये डिबेट कुछ उठती है और लिबर्टी को या सॉरी डेमोक्रेसी को लेके। बट फिर भी अगर हम अब लास्ट में कहें कि इन स्पाइट ऑफ, मतलब इन सब के बावजूद जो एडवांटेज है डेमोक्रेसी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि लोकतंत्र जहाँ पे होगा वह सबसे बड़ी बात है, लोगों को अधिकार मिलेंगे। ठीक है, लोग अपने हिसाब से जिएंगे, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, याद रखना, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से बढ़ के तो कोई चीज़ है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको बोलने की आज़ादी सोचो ना हो तो आप क्या ही कर पाएंगे? फिर तो आपका अपना विकास, अपना डेवलपमेंट आपका हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही है कि अगर हम कुछ थिंकर की बात करें तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है कंसिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने स्पेशली फोकस किया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट है, और उसके लिए वो दो तीन रीजन भी देते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी होता है उसमें क्या होता है, आपके जो इंटरेस्ट है, आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है, उन सब का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें दूसरी और अदर जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि सेम अगर डेमोक्रेसी भी हम बात करें तो प्रोसेस के आधार पे लो जो मेकिंग होती है, जो डिसीजन लिया जाता है वो बेस्ट आइडिया को अवेल करने के बाद ही लिया जाता है। जैसे आपको पता ही है हमारे यहाँ लोकसभा में
जब कोई बिल आता है या पार्लियामेंट राज्यसभा में आता है तो प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू आता है ना। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में तो वन पार्टी रूल है, वहाँ पे जो मर्जी वो बनाए, ठीक है, और वहाँ पे तो लोगों को बोलने की आज़ादी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि बेस्ट आइडिया पिक होते हैं, कई बार डिबेट होगी, कुछ और बहुत सारे अच्छे पॉइंट जो हो निकल के आते हैं अपोजिशन की साइड से भी। देखो वो बात अलग है कि कई बार गवर्नमेंट जो है अगर मेजोरिटी में है तो वो ज़्यादा इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेती, वो अपनी मनमानी भी करते हैं, तो वो एक क्रिटिक्स के रूप में आप ज़रूर रख सकते हो। लेकिन फिर भी आपको एक बात तो समझना ही होगा कि वन पार्टी सिस्टम, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जहाँ पे आर्मी का रूल होता है, उन सब की बजाय अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो ज़्यादा बेहतर लिए जाते हैं, है ना। तो ये दूसरा वो रीज़न बताते हैं। थर्ड वो कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी में एक कैरेक्टर की बिल्डिंग होती है। कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इंसान जो है वो अपने आप का खुद का विकास कर पाता है, इंडिपेंडेंट उसकी थिंकिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान के डेवलपमेंट में काम आती हैं। तो ये दो तीन यू पॉइंट बताते हैं कि वाई डेमोक्रेसी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर नोबल जो जिनको नोबल पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है जैसे लोकतंत्र में कभी भी अकाल नहीं आएगा, तो यहाँ पे वो रिलेशनशिप जो बता रहे हैं ना डेमोक्रेसी एंड फेमाइन के बीच, फेमाइन होता है अकाल। कहने का मतलब साफ, यहाँ पे भाषा पे मत जाओ, बस ये समझो कि लोकतंत्र में कभी भी फेमाइन नहीं आएगा का मतलब है कि लोकतंत्र जो है वो हमेशा वेलफेयर के लिए काम करेगा ही करेगा, लोगों को अधिकार वहाँ पे मिलेंगे। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि लोकतंत्र है लेकिन वहाँ पे लोगों को अधिकार नहीं है, लोगों को बिल्कुल भी बोलने की आज़ादी नहीं है, या सरकारें कुछ कर ही नहीं रही हैं गरीब लोगों के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपल है वो कि फेमाइन जो है, अकाल, सूखा, वो कभी नहीं पड़ेगा लोकतंत्र में। और यहाँ सूखा को वो किससे रिलेट कर रहे हैं वो मैं आपको बता चुका, कि वेलफेयर जो है वो होगा ही होगा, लोगों लोगों के प्रति जवाबदेही सरकार की होगी ही होगी। ये सब पॉइंट हैं अकॉर्डिंग टू द अमर्त्य सेन। कुछ और रेफरेंस में डालें जो इसको सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, तो वो अमेरिका, इसके यूके के जो पीएम थे, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भी यही कहा है। हालांकि देखो उन्होंने कहा है कि कुछ फॉर्म, कुछ अगर टाइप से मतलब पूर्ण रूप से वो सहमत नहीं है लोकतंत्र में, कुछ कमियां भी वो बताते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम बात करें कुछ कमियां के बावजूद भी, और लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी है, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि उसमें सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ मिलती है लोगों को, फ्री एंड फेयर पॉलिटिकल प्रोसेस होती है जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये विंस्टन चर्चिल का भी आप रेफरेंस में डालें। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड, वो क्या है कि वहाँ पे गरीब लोगों का भी रूल होता है, ठीक है, और गरीब लोग से भी, तबके से लोग भी ऊपर तक जाके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। इसके अलावा जो सोसाइटी है उसमें कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हो, बना सकते हो। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आप देख लो, चाहे पीएम ले लो, चाहे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, चाहे प्रेसिडेंट, सारे लोग जो हो गरीब तबके से ही उठ के वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। सेम फिर वेलफेयर जो है वो अच्छा होता है, इनइक्वालिटीज़ ख़त्म होती हैं। इसके अलावा जो रूल है, मीन्स डिसीजन जब लिया जाता है तो मेजोरिटी के साथ लिया जाता है, एक पर्सन की नहीं चलती है, ठीक है। इसके अलावा लोगों को और अधिकार जो उनके माइनॉरिटी राइट हुए, ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट, उन सब की प्रोटेक्शन की जाती है जुडिशरी के द्वारा और हर तरीके से। तो ये कुछ अदर भी उसमें पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हो कि क्यों डेमोक्रेसी जो है वो सबसे अच्छी है, ठीक है। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हमने बात की, ये सारे रेफरेंस के रूप में आप इसको ले सकते हैं। इसी में कुछ और इंट्रो में ही अभी एक आध पॉइंट और चलें, तो वो कह रहे हैं कि जो ग्रीक मॉडल है, यहाँ पे देखो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई है। कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी का जो आधार है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो ग्रीक के टाइम पे हमें दिखती है। बस एक बात अलग है कि ग्रीक टाइम का जो मॉडल है ना डेमोक्रेसी का, वो बेस्ट मॉडल नहीं था। तो उसमें क्यों बेस्ट नहीं था वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय ना वुमेन को और स्लेव को, महिलाओं को और जो गुलाम लोग थे उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो अधिकार था ना। तो वो बीज के रूप में अगर हम बात करें, देखो कोई भी चीज़ है उसमें धीरे धीरे सुधार तो होता ही है। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो बीज है वो आप ग्रीक फिलॉसफी में, ग्रीक टाइम पे सॉरी, देख सकते हैं। लेकिन उसको प्योर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं बोल लेंगे, क्योंकि वुमेन और स्लेव को उस समय वोटिंग राइट नहीं था। फिर धीरे धीरे अगर हम बात करें, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ जब 1789 में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी, फॉर्टिनिटी का नारा दिया गया। तो वहाँ पे भी अगर हम बात करें कि यूरोप में भी वुमेन को अधिकार नहीं थे शुरुआत में। फ्रांस में अगर हम बात करें वुमेन को अधिकार जो मिले राइट टू वोट का, वो 1944 में जाके मिले। सेम ब्रिटेन में जो अधिकार दिया गया वुमेन को, वो 1928 में जाके मिला। यूएस में वुमेन को अधिकार मिला 1920 में। और इवन जो ब्लैक थे,
अफ्रीकन जो अमेरिकन जो वुमेन ब्लैक और जो थे उनको तो जाके 1965 में मिला। तो कहने का मतलब सिंपल ये बात है, यहाँ पे जब आप हिस्ट्री लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे कि सबसे बेस्ट अगर जो एग्जांपल आपको देना हो तो आप लिखेंगे इंडिया का, क्योंकि इंडिया जो है ना वो हमेशा से उसकी जो लाइफस्टाइल है वो डेमोक्रेटिक ही रही है। चाहे राजा के टाइम पे, हमारे नो डाउट पहले राजा जो होते थे, हम कह सकते हैं कि उसमें लोगों कॉमन पीपल नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है। राजा की सभा में भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जो एक सदस्य होते थे, तो उन सब की सुनने के बाद ही राजा कोई डिसीजन लेता था। और वैसे भी इंडियन वे ऑफ लाइफस्टाइल देखो, हम जब आज़ाद हुए तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शुरुआत में ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट अपनाया, जहाँ पे यूरोपियन देश तो हालांकि उस समय बहुत हैरान थे कि इंडिया जो है वो कैसे ये चीज़ें कर रहा है, देखो यहाँ पे तो पढ़े लिखे भी लोग नहीं है और हमारा मजाक बनाया गया। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो सच में मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, आप जरूर प्राउडली ये चीज़ लिखें अपने आंसर में। ठीक है, और क्रिटिसाइज जब आप करें औरों को तो वो ज़रूर आप डाल दें कि एक तरफ जहाँ यूएस में सोचो 1965 तक जाके ब्लैक लोगों को अधिकार मिले हैं। ठीक है, ब्रिटेन जो अपने आप को इतना डेवलप मानता है वो उसने जाके 1928 में अधिकार दिए हैं वुमेन को, फ्रांस में 1944 में। लेकिन हमने इंडिया में अगर हम बात करें तो वे ऑफ लाइफस्टाइल हमारा हमेशा से डेमोक्रेटिक रहा है, हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तभी यहाँ पे इतने रिलीजन, इतनी लैंग्वेज, इतना कल्चर जो है वो फला फूला है ना। और दूसरा, फिर जब भी हमने संविधान बनाए तो शुरुआत से ही हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट हम लेके चले, इसका मतलब राइट टू वोट सभी को हमने बराबर दिया। लेटेस्ट में अगर बात करें जो सऊदी अरेबिया है, तो वहाँ पे सोचो वुमेन को जितने अधिकार हैं वो 2015 में जाके मिले हैं। और वो भी कहाँ पे, म्यूनसिपल इलेक्शंस, जो लोकल इलेक्शन है, ऊपर तो आपको पता है वहाँ पे राजा और वही सब चलते हैं सिस्टम, लेकिन लोकल बॉडीज़ में म्यूनसिपल इलेक्शंस में शुरुआत की है सऊदी अरेबिया ने 2015 में जाके। ठीक है, तो ये भी आप इंट्रोडक्शन में ज़रूर मेंशन करें। फिर कुछ आगे चलें तो यहाँ पे सैम्यूल पी ये नाम क्या है, हुंटिंगटन। ठीक है, तो नाम थोड़ा आप देख लेंगे प्लीज़, ठीक है, इतने बड़े बड़े नाम हैं इनके। तो आप सिंपल में अगर बात करें कि सैम्यूल सैम्यूल ने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। उसमें वो तीन तरीके की वेव का जिक्र करते हैं, थ्री लहरें। ठीक है, कि लोकतंत्र जो है वो कैसे किस तरीके से बढ़ा। तो जो पहली वेव वो बताते हैं, वो कह रहे हैं कि 1828 से लेके 1926 तक अगर हम बात करें तो टोटल उस समय 33 कंट्रीज़ जो थी उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाया गया। और क्यों अपनाया गया, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुए थे। ठीक है, उसके बाद से इन 33 कंट्रियों ने डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको अपनाया। लेकिन ये जो वेव है ये रिवर्स कब हुई, जाके 1922 से 42 के बीच, जिसमें 11 जो डेमोक्रेसी हैं वो सिर्फ बची। देखो यहाँ पे आप ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो है ना सैम्यूल, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र की फर्स्ट वेव, देखो वेव है तो उठेगी ऊपर और गिरेगी भी, कॉमन सेंस है ये तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो 1828 से 1926 तक उठा। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसके बाद ज़्यादातर देश को लगा कि नहीं, जो ये अधिकार हैं ये बिल्कुल अच्छे हैं और हमें अपनाने चाहिए, हमें भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको अपनाना चाहिए। लेकिन बाद में अगर हम बात करें 1922 से 1942 के बीच क्या होता है, काफ़ी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशंस आते हैं, क्राइसिस आते हैं, और इसके साथ साथ नाजी जो हिटलर है, फासिज्म, नाजिज़म, ये सब भी इमर्ज्ड होते हैं कॉन्सेप्ट। तो अगर सिंपल सी बात करें कि इस दौरान फर्स्ट वेव में जो स्टार्टिंग में 33 कंट्री थी डेमोक्रेटिक, वो बाद में रह जाते हैं ओनली 11। ठीक है, फिर अब सेकंड वेव की अगर हम बात करें तो सेकंड वेव जो है डेमोक्रेसी की वो है 1943 से 1962 तक। इस दौरान टोटल 52 कंट्री जो हैं वो गुलामी से आज़ाद होकर अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो सेटअप करते हैं, उसमें इंडिया भी एक एग्जांपल है। लेकिन फिर वही 1958 से 75 के बीच वापस से क्या होता है सॉरी, जो कुछ ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे मिलिट्री किसी का रूल आ जाता है, कोई अदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो फिर से अगर हम बात करें तो ये 52 से घंटा ये जो संख्या है वो घट के कितनी रह जाती है, 30। इसका मतलब सेकंड वेव में भी एक बार पीक उठता है, ऐसे लहर उठती है। ठीक है, ज़्यादातर देश जो अपनाते हैं और फिर वापस से वो लहर गिर जाती है ड्यू टू द प्रॉब्लम्स। वो हमने देखा भी है कि लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं भी। और ये तभी तो वो वेरियस थिंकर ने यही तो कहा कि प्रॉब्लम्स हो हैं, नो डाउट, लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है वो सबसे अच्छी है। थर्ड वेव में अगर हम बात करें तो 1974 के बाद से थर्ड वेव स्टार्ट होती है, तो उस दौरान 65 टोटल डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं।
ठीक है। लेकिन फिर से वही, जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है 1991 में, जो सोवियत का डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो उसके बाद से अगर हम बात करें कि उसी दौरान जैसे 1980s के आसपास नाइजीरिया, सूडान है थे, इन सब में क्या होता है, मिलिट्री रूल और वही तानाशाही आ जाती है, तो कुछ कंट्रियां यहाँ पे फिर से डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में आ जाती है कुछ देशों में। और अरब स्प्रिंग हुआ 2011 में वेस्ट एशिया में, तो ये फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेसी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात सिंपल कह रहा है कि किस तरीके से चार वेव, यहाँ याद रखना, ये 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी और फोर वेव ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। तो पूरा जो हमने पहले देखा इंट्रोडक्शन ही ये चल रहा है पूरा इतना बड़ा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप पूरा डेमोक्रेसी पहले बिल्कुल ग्रीक के टाइम पे वो कॉन्सेप्ट सारा लिखेंगे, फिर थिंकर की मेंशन करेंगे, और ये फोर जो वेव हैं इन सब को आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अच्छा खासा पॉइंट बन जाएंगे। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन में हमने देखा, और इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिख रखा है इन्होंने, ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो हैं एकेडमिक एसोसिएट, ठीक है, जिन्होंने ये पब्लिश किया है, मीन्स ये जो पूरा आर्टिकल और ये यूनिटी जो तैयार की है, तो बहुत अच्छा इन्होंने इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो जितना भी ये मैंने अंडरलाइन किया आप इसको अच्छे से पढ़ें और ध्यान रखें। आगे चलते हैं हम प्रोसीजियल, जिसको मिनिमलिस्ट, और सब्सटेंटिव जिसको मैक्सिमलिस्ट डायमेंशन। अब ये क्या मतलब है, इसको रटो मत, सिंपल सा मतलब बताता हूँ। प्रोसीजियल क्या क्या मतलब होता है, देखो, कोई भी जब लोकतंत्र सक्सेसफुल होता है ना, तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला होता है प्रोसीजियल एस्पेक्ट, दूसरा है सब्सटेंटिव एस्पेक्ट। प्रोसीजियल एस्पेक्ट क्या होता है, प्रोसीजियल का मतलब आप कौन सा प्रोसेस अपना रहे हो। जैसे सिंपल सी बात है, आप सभी लोगों को इक्वल राइट दे रहे हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हो, आप प्रॉपर असेंबली जो है ना, पार्लियामेंट कह दो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को सेटअप करना ही क्या है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट। सब्सटेंसिव का क्या मतलब है कि आपने नो डाउट पॉलिटिकल जो है वो सब चीज़ें कर ली, मीन्स राइट टू वोट भी दे दिया, गवर्नमेंट भी बना ली, प्रॉपर असेंबली फॉर्मेशन भी कर ली, है ना। लेकिन अब आपको क्या है, लोगों के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना है, लोगों को इक्वल लेके आना है, और जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होके लोगों के लिए, भलाई के लिए काम करे, सभी जो लोग हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें। तो ये चीज़ें कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रोसीजियल का मतलब ये है कि बाहर से पूरा प्रोसेस सेट करना, ठीक है, कि कैसे हम डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर जब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाए तो सब्सटेंसिव जो एस्पेक्ट है उसके तहत अब अच्छे से लोगों का वेलफेयर करना, इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना, गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल हो के लोगों की भलाई के लिए काम करे। ये सिंपल सा मतलब आपको ध्यान रखना है। अब हम उसमें थोड़ा सा और रेफरेंस में अगर हम चलें, तो यहाँ पे बुक का आप नाम ध्यान रखें, ठीक है, जोसेफ जो है इन्होंने एक बुक लिखी है, कैपिटल सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। उसमें वो स्पेशली वही इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे जो राइट टू वोट जब मिलता है लोगों को, और जब ये जो गवर्नमेंट है वो पावर में आ जाती है, तो यहाँ जो इंस्टीट्यूट, तो फिर से वही बात है, कोई भी जो थिंकर अगर इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है ना, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, असेंबली, इन सब की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रोसीजियल एस्पेक्ट की वो बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल सा एक पॉइंट उन्होंने रेफरेंस के रूप में आप इसको रख सकते हो। फिर आगे अगर हम बात करें तो सिंपल है कि कई बार ये पॉइंट आउट करते हैं थिंकर कि जो ये गवर्नमेंट है ना, कई बार क्या करती है, अगर सिर्फ गवर्नमेंट प्रोसीजियल एस्पेक्ट पे ही ध्यान देगी तो उसकी प्रॉब्लम बता रहे हैं यहाँ पे। वो प्रॉब्लम क्या है कि एलाइट जो वर्ग है ना, बेस जो मुट्ठी भर जो लोग हैं ऊपर पावर में, सिर्फ उन्हीं के लिए सरकार कहीं ना कहीं काम करेगी। और उसमें जो प्रॉब्लम क्या है कि जो इलेक्शन भी हो रहे हैं, सरकारें भी चुनी जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो एलाइट वर्ग है वो कहीं ना कहीं उसका सत्ता पे कंट्रोल रहेगा, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की प्रॉब्लम भी बताई है। इसीलिए हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन जो हैं वो इतने, उनकी इतनी साठ गांठ होती है बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोगों के साथ, ठीक है ना। और यही सबसे एक बेस्ट एग्जांपल वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील का भी देते हैं कि वहाँ पे ये प्रोसीजरल जो एस्टेब्लिशमेंट तो कर दी गई, ठीक है, प्रॉपर लोगों को अधिकार भी दे दिए और इंस्टीट्यूशन भी सेटअप हो गए, गवर्नमेंट भी बन गई, लेकिन वो गवर्नमेंट ने कभी भी लोगों के लिए सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम नहीं किया। तो सबसे सब्सटेंसिव एस्पेक्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें जब होंगी ना तो लोकतंत्र सफल होगा। अगर इनमें से सिर्फ ऊपर वाली चीज़ रह गई ना तो लोकतंत्र समझो वहाँ पे फिर कमज़ोर होगा, ठीक है। ये एक उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है।
और इसके अलावा अगर हम बात करें अब आगे सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी की, तो वो मैंने बताया उसके जो थिंकर हैं वो जॉन लॉक हैं, ठीक है, रूसो, एमनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो मोस्ट पॉपुलर थिंकर जो हैं, जो आपने जरूर 11th-12th में भी इनको देखा होगा। ये जो सारे हैं ये सब्सटेंसिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि नो डाउट आप प्रोसीजर सेटअप कर लीजिए, सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर दीजिए, इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दीजिए, लेकिन फिर भी कॉमन गुड के लिए, लोगों के भले के लिए, लोगों को इक्वल लाने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट को काम करना होगा। ठीक है ना। तो ये सब्सटेंसिव और जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की हमने बात की। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात करें तो दो टाइप की डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट उसमें ज़्यादातर बोली जाती हैं, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रीक सिटी में। ग्रीक टाइम पे क्या होता था, अच्छा एक सिंपल सा मतलब क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है वेयर पीपल कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली। जैसे मान लो एक एक सभा लग रही है कहीं पे, वहाँ पे सभी 18 साल से ऊपर लोगों को कहें कि आपको आना है, और फिर जो मेंबर हैं वो पढ़ेंगे बिल कि भाई हम ये बनाना चाह रहे हैं, अब बताओ यहाँ पे आप में से कौन कौन लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन अगेंस्ट में है। तो जो मेजोरिटी अगर सपोर्ट करेगी तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कहने का मतलब इलेक्शन नहीं होता है। कोई भी अगर हम बात करें, घर में ले लो, एक एग्जांपल है, घर में हमारे मान लो 10 मेंबर हैं, ठीक है, उसमें अगर सभी, एक फादर हमारे सबसे टॉप पे या दादा हैं, वो कहें कि 10 के 10 मेंबर आओ और बताओ कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं, तो उसमें मेजोरिटी 6 लोग जो बोल रहे हैं, तो नो डाउट वो लिया जाएगा डिसीजन। लेकिन यहाँ पे बात क्या समझ नहीं आ रही है, यहाँ बात समझ आ रही है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो डायरेक्टली लोग उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ग्रीक टाइम पे क्या था, यही डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था। सेम फिर स्विस मॉडल जो है वहाँ पे भी क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही मॉडल था। तो ये दो मॉडल जो हैं ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हैं। और सिंपल सा मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे क्या है, लोग जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, और कोई भी जब आप फॉर्मेशन करते हो, कोई लॉ बनाते हो, डिसीजन मेकिंग का जब काम करते हो, तो आप वहाँ पे अपना प्रेजेंट होके और आप अपनी सहमति या अप्रूवल या डिसअप्रूवल जब आप अपना दे सकते हो। ठीक है। लेकिन इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, ये छोटे नेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे बिग मॉडर्न जो बड़े नेशन है, जैसे इंडिया जैसे देश है, वहाँ पे 140 करोड़ लोगों के आप थोड़ी ना बोल सकते हो कि आओ और आके हम आप अपना मत दो। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो आज के दिन इतनी उसकी रेलिवेंस कम है। तो आज जो बात हम करते हैं वो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्दर्न यूरोप में 18th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिंपल, कि जो लोग हैं वो चुनाव के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव जब गवर्नमेंट में जाके वहाँ पार्लियामेंट में और हमारे लिए कानून बनाएंगे। ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है। और वैसे भी जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की हमने जो बात की या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसमें भी फर्दर दो टाइप की हैं, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। आपको पता है यूएसए जो है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मींस प्रेसिडेंट वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है और पावरफुल भी। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीएम जो होता है वो मोस्ट पावरफुल होता है। तो ये दोनों, चाहे प्रेसिडेंशियल का हो चाहे पार्लियामेंट का हो, दोनों ही ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हैं। बस इसमें आपको मतलब बस यही की समझना है कि इसमें कॉमन पीपल डायरेक्टली जाके किसी मुद्दे पे, किसी रूल्स रेगुलेशन पे अपना अप्रूवल या डिसअप्रूवल नहीं देते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चुनने जाते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डायरेक्ट जाके फिर मतलब असेंबली में जाके वहाँ पे पार्लियामेंट में, और वो फिर कानून बनाते हैं। तो ये दो हमने टाइप के देखे डेमोक्रेसी में, डायरेक्टिव और या डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब हैं कि थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र, उसको लेके किस किस तरीके के सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले जो पुरानी थ्योरी है वो है क्लासिकल थ्योरी। ये क्या कहती है? ये क्लासिकल थ्योरी जो है ये एंशियंट ग्रीक में इमर्ज्ड हुई थी। और इसका मतलब ही क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि सिटीजन्स वर पॉलिटिकली वेरी एक्टिव, कि लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे असेंबली में, डिसीजन मेकिंग में भी, और कहीं ना कहीं लोग जो है वो डायरेक्ट कानून बनाने में भी हेल्प करेंगे। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आप इसको एग्जाम्पल समझ सकते हो। क्लासिकल डेमोक्रेसी इज़ रिलेटेड टू द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये कहाँ पे थी? ये एंशियंट ग्रीक टाइम पे थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रीक टाइम में जो स्लेव और वुमेन को अधिकार नहीं थे। ठीक है ना। तो स्लेव को, वुमेन को और फॉरनर को, ठीक है ना, मीन्स जो ग्रीक में जो बाहर से जाके जो लोग रह रहे थे उनको भी वोटिंग का अधिकार या इसमें डिसीजन मेकिंग का अधिकार नहीं था। तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम इसको नहीं नहीं कहेंगे। ठीक है ना।
दूसरा इसी में अगर हम बात करें कि प्लेटो ने अपनी एक बुक लिखी है, प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक, उसमें वो स्पेशली इस एंशियंट ग्रीक की जो डेमोक्रेसी मॉडल है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और वो कहते हैं कि लोग हैं जो वो वहाँ के इतने बुद्धिमान नहीं हैं, तो इसीलिए एक फिलोसफर किंग, एक ऐसे राजा को आना होगा जो सही मायने में रूल कर सके। और राजा को लेके भी बहुत ज़्यादा सिद्धांत देते हैं, फिलोसफी में ये लोग बहुत पढ़ते हैं, जो फिलोसफी के जो स्टूडेंट हैं, तो वो इसमें प्लेटो को अच्छे से आप वो लोग पढ़ते हैं। बस सिंपल सा यहाँ पे मतलब समझ लो, फिलोसफिकर किंग के बाकी दो अवधारणा है प्लेटो की, वो बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं ऐसा राजा होना चाहिए जिसकी कोई फैमिली ना हो, ताकि वो पूरे देश के लिए ही काम कर सके और पूरा देश ही उसके लिए अपनी फैमिली हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो बात करते हैं। तो ये क्लासिकल डेमोक्रेसी हुआ। दूसरा है हमारा एलिटिस्ट थ्योरी। तो एलाइट क्या होता है? एलाइट का मतलब होता है अमीर वर्ग। तो ये जो थ्योरी है इसको कौन मानते हैं? तो रॉबर्ट मिशेल, ठीक है, जोसेफ और पेरेटो, ठीक है। तो ये कुछ थिंकर हैं, ये स्पेशली कहते हैं, पहले ये थ्योरी याद रखना सोशियोलॉजी से रिलेटेड थी, इसका मतलब है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पावर। लेकिन बाद में ये जो थ्योरी है ये आ गई पॉलिटिकल साइंस में भी। और मिशेल जो है, रॉबर्ट मिशेल, उन्होंने कहा है कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगैर्की, इसका मतलब कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता। तो यहाँ पे जो ये मॉडल है, मतलब ये जो एलाइटिस्ट जो थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, ये कहते हैं कि नो डाउट पावर जो है वो कॉमन पीपल के थ्रू जाती है, मीन्स लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन सही मायने में जो इस थ्योरी का कहना ये है कि लोकतंत्र जो है वो सही मायने में कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही है, और कुछ जो टॉप मोस्ट जो लीडरशिप है, जो लोग हैं, वही पूरे कंट्रोल करते हैं पावर को, और वही डिसीजन मेकिंग में अब उनका सबसे बड़ा योगदान होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब, इस थ्योरी का मतलब भी साफ आपको समझ आ गया होगा। प्लूरलिस्टिक थ्योरी क्या है? तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी जस्ट इसके अगेंस्ट में, ये मुट्ठी भर लोगों की बात करते हैं, और प्लूरलिस्ट कहते हैं कि जब डिसीजन मेकिंग में आए तो डिफरेंट ग्रुप्स का योगदान होता है। इसका मतलब जो फ्यू मुट्ठी भर जो एलाइट वर्ग हैं उनके हाथों में पावर ना रह के सभी लोगों के, मीन्स या मैक्सिमम मेजोरिटी के हाथ में पावर रहती है, ये है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। इसको कौन सपोर्ट करते हैं? रॉबर्ट ढाल, ठीक है, राइमंड आयरन और कार्ल मैनिम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर आप ध्यान रखें। लेकिन इसमें भी अच्छा एक अगर सिंपल सी बात करें कि कई बार प्रॉब्लम क्या आ जाती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि प्लूरलिस्टिक जो थ्योरी है ना, तो उसमें यहाँ पे क्रिटिक्स कई लोग ये कहते हैं कि उसमें जो माइनॉरिटी वर्ग है, जैसे फॉर एग्जांपल अब वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे ज़्यादा नहीं पहुँचे, एससी एसटी के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा नहीं पहुँचे, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ग है ना ये बेचारा पीछे रह जाता है। तो ये इस तरीके से क्रिटिक्स जो लोग हैं वो प्लूरलिस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट में बात करते हैं। बट ओवरऑल अगर आपको समझना है तो वो मैंने आपको बताया कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी का मतलब भी है कि जब जहाँ पे फ्यू एलाइट के वर्ग के हाथ में पावर ना आके जो पावर है वो ऑर्गेनाइज्ड होगी डिफरेंट ग्रुप्स में। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल पार्टिसिपेट हर कोई करता है। तो यहाँ पे ये प्लूरलिस्टिक की बजाय पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी है उसको अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कास्ट, कलर, रिलीजन और इन सब के आधार पे कोई भेदभाव ना हो के हर एक वर्ग, हर एक कास्ट क्लास, ये जो क्लास है, कास्ट है, रिलीजन, रीजन, हर तरीके के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों की भलाई के लिए वहाँ पे काम होता है। तो इस टाइप की जो डेमोक्रेसी है उसको फेवर करते हैं रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल और सी बी मैक्फरसन, ठीक है। ये जो है वो पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी की ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, और रूसो तो यही कहते हैं कि जो स्टेट अफेयर्स के लिए जो सबसे बड़ा जो सुप्रीम पावर है वो लोगों का हाथ ही है, मीन्स कॉमन जो पीपल हैं उनके हाथों में पावर होनी चाहिए, और फिर जो गवर्नमेंट है वो लोगों के भले के लिए काम करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास जो है उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोकतंत्र में। ये है पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। फिर है डेलिब्रेटिव मॉडल। क्या है डेलिब्रेटिव मॉडल का मतलब पहले देख लेते हैं। जॉन रोल्स ने और जो हेब्रेमस हैं इन्होंने डेलिब्रेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी दिया। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि प्रोड्यूस बेस्ट डिसीजन टू हैव पब्लिक गुड्स। मीन्स जो भी आप इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आप पॉलिटिकल डिसीजन लेना तो वो फेयर और रीजनेबल हो, पहली बात। और डिसीजन लेते दौरान आप बस ये देखें कि बेस्ट रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि द रीजन कैन ओवरकम सेल्फ इंटरेस्ट। इसका मतलब प्रॉपर तर्क के साथ, प्रॉपर रीजन, प्रॉपर आप सारी चीज़ों को एनालिसिस करके फिर आप डिसीजन लीजिए, तो वो जो है वो बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है ना, वो मेन फोकस उसका है डिसीजन मेकिंग पे, आप इस बात को समझ लीजिए। और ये जो था ना पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इसका जो मेन फोकस था वो था हर एक वर्ग का पार्टिसिपेशन होना डेमोक्रेसी में, और रूल्स रेगुलेशन को बनाने में हर इंसान का, हर वर्ग का, हर क्लास का, हर जेंडर का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। लेकिन ये क्या यहाँ पे बात क्या है, ये कह रहे हैं कि जब डिसीजन लिया जाए तो वो बहुत ही रीजन बेस हो, प्रॉपर, और उसमें फेयर हो, मतलब वो बिल्कुल सही डिसीजन हो। ठीक है। और ये इस तरीके से तो चीज़ें एसोसिएट है, मीन्स आपको बिल्कुल अलग करके नहीं देखना है, क्योंकि डेलिब्रेटिव मैंने बताया, पार्टिसिपेटरी और ये प्लूरलिस्टिक, ये लगभग लगभग सेम है। हाँ, जो एलाइट थ्योरी और मैंने क्लासिकल थ्योरी बताई, क्लासिकल थ्योरी की तो बिल्कुल कमी थी, क्योंकि उसमें सबको पार्टिसिपेशन का अधिकार था ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल आप उसको अलग ही रख सकते हो सेम। यहाँ पे मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पावर होती है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है ना। और प्लूरलिस्टिक जो है वो कई बार भीड़ होती है इसमें, मतलब मेजोरिटी, तो इसमें सारे वर्ग नहीं होते, है ना, सारी क्लास, जैसे मैंने बताया वुमेन, एससी, एसटी, हर एक वर्ग के लोग इसमें नहीं होते, तो इसमें भी कमी है थ्योरी में। लेकिन ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है और डेलिब्रेटिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी के पार्ट हैं। और लास्ट में फिर हम बात करें पीपल्स डेमोक्रेसी, तो ये कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट वाली आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। मार्क्स, आपको पता है वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि प्रोलिटरेट जो वर्ग है, ठीक है ना, मीन्स जो आपका वर्किंग क्लास जो है, वो क्रांति करे, वो अपने हाथ में पावर ले ले और फिर वो रूल करे, है ना। तो पीपल्स जो डेमोक्रेसी है वो कई बार क्या हो जाता है, मीन्स इसमें जब आप लिखेंगे तो मार्क्सिस्ट मॉडल को आप ज़रूर मेंशन करेंगे। और इसमें यहाँ पे सिंपल सी मतलब यही है कि कहीं ना कहीं जो कार्ल मार्क्स हैं वो प्रोलिटरेट को के रूल की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे लेनिन, अगर हम बात करें जो रशिया में जो थे, सोवियत यूनियन में, लेनिन ने उसको चेंज कर दिया। देखो हुआ क्या था, अब थोड़ा सा अंतर समझ लो इस चीज़ को। कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि जो ये वर्किंग क्लास है ना, जो लेबर वर्ग है, ये पावर में आ जाए और फिर वो रूल करे। ठीक है। लेकिन लेनिन ने क्या कहा, लेनिन ने ये बोला कि जो ये रूल करे, मीन्स वर्किंग क्लास से नो डाउट पावर में आए आप, लेकिन फिर पावर में रह के जो एक वर्ग है पर्टिकुलर, जो सत्ता में अब आ गया है, फिर वो वही डिसीजन ले। लेकिन मार्क्स ऐसा नहीं कह रहे हैं। मार्क्स यहाँ पे कह रहे हैं जो वर्किंग क्लास जब पावर में आ रही है ना, तो वो जो वर्किंग क्लास का कनेक्शन है अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ, वो कंटिन्यू रहे। हालांकि याद रखना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर भी अगर आपको लोकतंत्र एस्टेब्लिश ही करना हो, तो ये प्रोलिटरेट जो क्लास है इनका लोकतंत्र हो, वर्किंग क्लास जो है वो पावर में रहे और उनके बीच कनेक्शन रहे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मान लो वर्किंग क्लास जो है उससे कनेक्शन टूट गया और ऊपर जो वर्ग है वो सिर्फ अपनी चलाने लग गया, तो क्या होगा, तो फिर एक तरीके की वो तानाशाही ही हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लेनिन है, जो सोवियत यूनियन में जो मामला था वो यही था कि लेनिन ने क्या किया, वन पार्टी जो ऊपर जो बनी ना, नीचे से नो डाउट ये क्रांति करके ही ये लोग चुने, मतलब ऊपर आए थे। ठीक है, इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अगेंस्ट बगावत की थी, और फिर ये कुछ मुट्ठी भर जब लोग ऊपर आ गए तो इन्होंने फिर वन पार्टी के रूप में अपनी चलाना स्टार्ट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं फिर गलत है ना। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या बोल रहा है कि पावरफुल लीडर्स टू इंश्योर दैट दे रिमेंड अकाउंटेबल टू द प्रोलिटरेट, वो चेन टूटनी नहीं चाहिए, मार्क्सिस्ट यही कह रहे हैं। अगर वो चेन टूटी और सिर्फ ये ऊपर वाला वर्ग, चाइना में भी यही है, माओ ने जो क्रांति की वो क्या है, इसी तरीके से है उसका भी सिस्टम। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, सोचो नाम ही क्यों है उसका, इसीलिए है वो नाम, क्योंकि वहाँ पे लोगों, माओ ने क्या किया था, क्रांति की एक तरीके से, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को उखाड़ फेंका। लेकिन बाद में अभी आज के दिन क्या हो रहा है, आप खुद देखो एक बार, आज के दिन वही हाल हो रहा है जो सोवियत यूनियन के टाइम पे लेनिन कर रहे थे, और बाद में सोवियत का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ, आपको पता है वो चीज़। तो चाइना भी बहुत दूर नहीं, आप मान के चलें, इस ये टूटेगा जरूर। और चाइना को ये बात अच्छे से पता है कि जो चाइना को सबसे बड़ा खतरा है ना, वो सिर्फ अपने लोगों से ही है, और किसी से चाइना नहीं डरता है, चाइना अपने लोगों से ही डरता है, क्योंकि क्रांति अंदर से ही होती है। तो यहाँ पे आपको मेन अब मतलब समझ आ गया होगा, पीपल्स डेमोक्रेसी जो है, पहली बात अब मार्क्सिस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो सोशल इक्वालिटी की ज़्यादा बात करते हैं। और याद रखना, वेस्टर्न जो मॉडल है डेमोक्रेसी का वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। तो कैसे अगेंस्ट है वो मैंने आपको बताया कि वो प्रोलिटरेट जो वर्ग है, वर्किंग क्लास जो वर्ग है, उसका रूल चाहते हैं। तो रूल्स ऑफ द किसका, मेजोरिटी रूल ऑफ द प्रोलिटरेट वर्ग। और फिर वो कह रहे हैं जब रिप्रेजेंटेटिव जो जाएंगे इन प्रोलिटरेट वर्ग में से चुन के, उनके बीच और प्रोलिटरेट के बीच एक चेन होनी चाहिए। लेनिन ने वो चेन नहीं बनाई और इसीलिए फिर बाद में प्रॉब्लम्स रशिया में आई। तो ये है पीपल्स डेमोक्रेसी। आगे है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है, ये भी मार्क्सिस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और ये ज़्यादातर थ्योरी है वो कम्युनिज्म से एसोसिएट करती है। इसका मतलब कि लोकतंत्र हो ही ना, सरकार जो है वो क्या करे, सिर्फ मतलब नो डाउट सरकार जो है
वो हो, लेकिन सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए काम करे। कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या प्राइवेटाइजेशन ना हो, गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर लेके लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के भले के लिए काम करे, बस सिंपल सी बात है। ये है सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी हमने वेरियस टाइप की डेमोक्रेसी की बात की। लास्ट में कुछ दो डेमोक्रेसी और हैं, जैसे कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। ये क्या है कि आज के दिन आपको पता है, अगर हम बात करें कि जब से जो देश हैं एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी बढ़ी है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का दौर जो आया है, इकोनॉमी जो एक दूसरे से लिंक बना है, तो उसमें हम बात करें तो कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया है। इसके तहत क्या है, इसके तहत ये जो वर्ग है, जैसे इमैनुअल कांत हुए, डेविड हेल्ड, ये कह रहे हैं कि यूएन में भी जो रिफॉर्म होना चाहिए, और यूएन में भी जो चीज़ें हैं वो डेमोक्रेसी के आधार पे ही सुनी जाएं। इसके अलावा जो देश हैं, जो जैसे अच्छे डेवलप देश हैं, उनको गरीब देशों के लिए उनको हेल्प करना चाहिए। मार्जिनाइज जो कंट्री हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी यूएन में आने चाहिए। वुमेन का जो मूवमेंट और इन्वायरमेंट मूवमेंट, ये सारे जो एग्जांपल हैं, ये कहीं ना कहीं कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के ही हैं, क्योंकि ये एक देश के नहीं है। या अब इन्वायरमेंट मूवमेंट, ह्यूमन राइट मूवमेंट, ठीक है, वुमेन्स मूवमेंट, ये पूरी दुनिया के लिए ही तो हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पूरी दुनिया इंटरलिंक है, और जो टॉप, जो अच्छी डेमोक्रेसी हैं, जो जैसे इंडिया, यूएसए और यूरोपियन कंट्री, उनको और देशों को भी डेमोक्रेटिक बनाने में हेल्प करनी चाहिए, अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड उनको हाई करने चाहिए। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आप कॉस्मोपॉलिटन में लिखे यूएन का, कि यूएन में अभी क्या है आपको पता है, वीटो पावर है 5 कंट्रीज़ के पास, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि कोई एक भी अगर उसमें से वीटो कर दे, मीन्स किसी बिल को अगर रिजेक्ट कर दे, तो वो बिल आएगा ही नहीं, यूएन में पास ही नहीं होगा। तो ये तो सबसे, मैं कह रहा हूँ, गंदा फॉर्म ऑफ जो एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पे ये जो इमैनुअल कांत, डेविड हेल्ड और इसको जो मानने वाले थिंकर हैं, वो यही कहते हैं कि यूएन को सबसे पहले, नो डाउट यूएन बनाया गया था तो डेमोक्रेसी को के लिए ही, या लोगों के, देशों की भलाई के लिए, लेकिन यूएन अपने आप में एग्जाम्पल सेट कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मुट्ठी भर देशों की ही चलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक देश की वहाँ पे भी। भाई लोकतंत्र का मतलब क्या है, मेजोरिटी डिसीजन ले। अब ऐसा थोड़ी ना, 5 में से अगर एक कंट्री, चाइना ने वीटो कर दिया, तो बताओ वो मानना ही नहीं जाएगा। 4 कंट्री बेशक से उसको सपोर्ट करें, अरे कम से कम 5 आप देश रख रहे हो वीटो पावर में, तो 3:2 कर लो, कि अगर 3 कंट्री किसी चीज़ को फेवर कर रही है तो वो माना जाएगा। याद रखना, क्रिटिक्स आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट लिखना, कि कॉस्मो जो पॉलिटन डेमोक्रेसी है, उसके लिए सबसे आपको जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो है कि यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन को डेमोक्रेटिक बनाना होगा, जहाँ पे हर एक कंट्री की आवाज़ को सुना जाए, हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। और तभी सही मायने में ग्लोबल जो हम लेवल पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अदरवाइज तो फिर ये जस्ट एक नाम मात्र की लोकतंत्र है, कि सभी अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। ई डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, कि आज के दिन अगर हम बात करें कि धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आया है, ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें तो ई डेमोक्रेसी, या सॉरी, जो ई डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होके आया है। इसका मतलब ही क्या है, कि एक डिजिटल कम्युनिकेशन, और इसमें जो सपोर्टर हैं ई डेमोक्रेसी के, वो सिर्फ वही है कि आइडिया जो है वो अपने ई डेमोक्रेसी मीन्स इंटरनेट और इन सब की भी तरीके से सर्वे कराए जाते हैं, लोगों से पूछा जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि अभी पीएम, और पूरी दुनिया एक सर्वे होता है कि कौन पीएम सबसे उस पे टॉप पे है। तो कल को मान लो कोई कानून बन रहा है, तो वो इस ई सर्वे के थ्रू लोगों से पूछा जाए, लोगों की राय जाना जाए, तो वो ई डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन ये इतना रेलिवेंट आज के टाइम पे है नहीं, मे बी फ्यूचर में इसमें ज़रूर रेलिवेंस इसकी हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमने डेमोक्रेसी के अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे। इसमें बिल्कुल देखो, कई बार क्या होता है, मान लो आपको बिल्कुल ये नहीं पता कि नोट्स जो हैं वो क्रीम कैसे लिखें हम, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप नोट्स बाई कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस पे, ठीक है। तो आप जाके मेरा डिस्क्रिप्टिव जो सेक्शन है उसमें देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो नोट्स अगर चाहिए आपको तो मुझे मेल आप या मैसेज कर देंगे, तो आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और उन अगर नोट्स को और आप लेक्चर को साथ लेके चलते हैं पेयर बना के, तो फिर आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट है फिर फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन, कि डेमोक्रेसी का जो प्रमोशन है उसको लेके ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो बात ध्यान रखनी है वो है, पहली बात तो आप लिखेंगे कि इमैनुअल कांत और जो थॉमस पेन जैसे जो थिंकर हैं,
उन्होंने क्या किस बात पे जोर दिया है? उन्होंने बात दिया है कि जो कंट्रियां हैं ना, उसको क्या करना होगा, लोकतंत्र को प्रमोट करना होगा और ह्यूमन राइट को प्रमोट करना होगा। ठीक है, उससे फिर क्या होगा, उससे सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि वॉर जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर जो दो लोकतांत्रिक देश हैं, अब जैसे एक बात बताओ, इंडिया और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र है ही नहीं वहाँ चाइना में। तो वो वन पार्टी अपनी जो मर्जी कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र कभी भी आप देखना, जहाँ पे भी लोकतंत्र होगा, आप मान लो कह सकते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र नाम मात्र का है पाकिस्तान में। साला वहाँ पे आर्मी वालों की, मिलिट्री वालों की और टेररिस्ट की चलती है। ठीक है, तो मेन है कि अच्छा अगर जहाँ पे लोकतंत्र है, सच सही मायने में अगर डेमोक्रेसी है ना, तो उन देशों के बीच वॉर होने की जो संभावना है ना बराबर हो जाती है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप यूरोप देख लो, कनाडा और अमेरिका देख लो, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, सोचो, क्योंकि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको इसी बात को ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना होगा, और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि जितना डेमोक्रेसी को हम प्रमोट करेंगे उतना जो वॉर हैं वो उसकी संभावनाएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। सेम फिर जैसे यूएस है, यूरोपियन कंट्री और जो देश हैं उनको भी आगे आना होगा, और उनको कहीं ना कहीं अपने जैसे जो वैल्यूज़ हैं, अपने जैसे जो डेमोक्रेटिक फिलॉसफी जो लेके चल रहे हैं जो देश, उनको साथ लाना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ ये है। दूसरा, जो सेम हमने ऊपर जो बात की कि यूएन जैसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी आपको रिफॉर्म करने होंगे, तभी सही मायने में आप अपना जो डेमोक्रेसी है आप उसको बेटर वे में एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अदरवाइज तो क्या होगा, जैसे चाइना है, यही तो मजाक बनाता है। मतलब चाइना अपने लोगों को समझा सकता है कि किस लोकतंत्र के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, कुछ नहीं है लोकतंत्र, ये सब बकवास बातें हैं, है ना। और कई बार जो मिलिट्री रूल अलग जगहों पे लागू हो जाता है, कहीं पे सरकारें गिर जाती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बैड एग्जाम्पल शो करते हैं लोकतंत्र के खिलाफ। तो उन सब को कैसे बचाया जा सकता है? तभी बचाया जा सकता है जब जो डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं उसके हाई स्टैंडर्ड बनाए जाएं, और यूएन जैसी जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रोनाल्ड रीगन जो हैं उसका आप रेफरेंस डाल सकते हो। इसके अलावा बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, ये सब जो लोग थे, इन्होंने अमेरिका जो पान अमेरिकन लिबर्टी जो पैक्ट है, मीन्स कि पूरे अमेरिका ने एक कॉन्सेप्ट लेके चला अमेरिका कि पूरी दुनिया में मुझे लोकतंत्र एस्टेब्लिश करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला ना, वो दो प्रॉब्लम जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट आपको मेंशन करनी है। कि एक तो अमेरिका ने बाद में क्या हुआ, किसका सहारा ले लिया, वो हथियार का सहारा ले लिया। जैसे अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने यही गलती की, उसको लगा कि हम हथियारों के दम पे वहाँ पे जीत सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। सेम मैंने बात बताई कि यूरोपियन यूनियन में आप अब तक रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं पिछले 70 सालों से। तो ये कहीं ना कहीं कमियां हैं जिसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो ये यूएन का पूरा जो चार्टर है वो मैंने जिक्र किया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है, ठीक है, और उन्होंने भी एक अपना यूरोपियन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट 1990s का। ठीक है, तो उसको और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। और सेम जो कंट्री हैं जैसे जापान, इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सब जो डेमोक्रेसीज़ हैं इनका यूएन में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इनकी बातें भी वहाँ पे सुनी जानी चाहिए। तो सभी माए देखो, एक सिर्फ अमेरिका अगर अपनी दादागिरी चलाएगा, सिर्फ अमेरिका सोचेगा कि मैं पूरी दुनिया में लोकतंत्र एस्टैब्लिश कर दूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको सभी लोकतांत्रिक कंट्रियों को साथ लेके, साथ एक विजन के साथ, साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपको चलना होगा, तभी आप सही मायने में चाइना वन पार्टी रूल, ठीक है, जहाँ कहीं पे मिलिट्री रूल है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है जैसे नॉर्थ कोरिया में, उन सबको आप हरा सकते हो। अगर आप एकजुट नहीं हुए तो फिर आप भूल जाइए, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो हमेशा जो लोकतंत्र है उसका मजाक ही बनेगा। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने फ्रांसिस फुकुयामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, आप याद रखें। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसमें वो स्पेशली यही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट सिस्टम है। अदर फॉर्म ऑफ अगर हम सिस्टम की बात करें तो डेमोक्रेसी उनमें सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है प्रमोशन होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम होता है, और उसमें लोगों को अधिकार मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम उनको बहुत सारी मिलती है। लेकिन यहाँ पे फुकुयामा एक चीज़ जो है वो मेंशन करते हैं कि अमेरिका ने जो गलती की वो इम्पोज डेमोक्रेसी की। क्योंकि अमेरिका को लगा कि इराक में, अफ़गानिस्तान में ज़बरदस्ती आर्मी घुसा करके हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लोकतंत्र ला सकते हैं। लेकिन ये इम्पोज डेमोक्रेसी सही मायने में मेथड नहीं है। सेम 9/11 जब हुआ, आपको पता ही है, जब ये अमेरिका में अटैक हुआ, उसके बाद भी अमेरिका ने हर जगह मिलिट्री एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं उस जो विज़न था जो लोकतंत्र को एस्टेब्लिश करना, उसके अगेंस्ट में ये चीज़ें चली गई। और आज भी आपको पता है बहुत सारे देश जो हैं वो लोकतंत्र को समझते ही नहीं, जैसे ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया, पूरा ये अरब वर्ल्ड, अफ़गानिस्तान, ठीक है, चाइना,
पाकिस्तान, पाकिस्तान का तो हाल वैसे ही बुरा हाल है। यहाँ पे देखो स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है कि चाइना एक डेवलप कंट्री है, आज के दिन कितना पावरफुल होता जा रहा है। तो चाइना ने एक तरीके से पूरी दुनिया के आगे क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, लोकतंत्र के आगे। चाइना ये क्या दिखाना चाह रहा है कि देखो हमारे मॉडल के थ्रू भी आप मोस्ट पावरफुल बन सकते हो। तो अगर हमें चाइना जैसी कंट्री को काउंटर करना है, जो आज अमेरिका कहता भी है कि चाइना जो है वो बिगेस्ट थ्रेट है, आज ये पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, इंडिया, हर कोई ये देश जानता है कि चाइना आज के दिन बिगेस्ट थ्रेट है। तो चाइना के थ्रेट को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबको एकजुट करना होगा, हमें रिफॉर्म करने होंगे, ठीक है, डेमोक्रेसी में खुद के अंदर रिफॉर्म करने होंगे, और तभी सही मायने में हम अपना चाइना जैसी कंट्री को काउंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने बताया कि जो वीटो का अधिकार है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं, यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, उनको वीटो का अधिकार है। इनमें से कोई एक कंट्री भी अगर किसी वोट के अगेंस्ट चली जाती है तो वो बिल वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में यही लिखा हुआ है कि इन सब में मीन्स ये यूएनएससी जो है उसमें भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन जैसी कंट्रियों का भी वहाँ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और डिसीजन जो है वो मेजोरिटी के साथ लिया जाना चाहिए। तभी सही मायने में हम लोकतंत्र जो है उसको बचा पाएंगे। ठीक है, तो ये है पूरा हमारा चैप्टर। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।